हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि इसके पहले हम लोग वीडियो में पढ़ा है कि हम लोग संविधान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यूपीएसआई का, तो यूपीएसआई के जो कोर क्वेश्चन है संविधान के, उस बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप जो है इस सीरीज़ को कंटिन्यू अगर फॉलो करते हैं तो फ़ायदा क्या होगा आपका। देखिए, मैं संविधान के जितने कोर क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हूबहू क्वेश्चन, ये सेकंड शिफ्ट का है और ये 12 नवंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें से मैं उन क्वेश्चनों को छांट के लाया हूँ जो स्पेशली क्या हूँ, एकदम कोर संविधान के क्वेश्चन हैं। तो आप इस क्वेश्चन को करते जाइए, शिफ्ट वाइज मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कराता रहूँगा और उसको एक्सप्लेन करके मैं बताता रहूँगा। तो इससे आपकी संविधान पे जो नॉलेज है वो अच्छी और बनेगी। इसके बाद से एक बेसिक क्लास होगी, जो बेसिक क्लास होगी उसमें मैं जीरो लेवल से सब कुछ पढ़ाता रहूँगा, वो किसी के लिए भी कामगार रहेंगे। तो लेकिन ये जो है, आप अगर चाहते हैं कि तैयारी फास्ट हो और थोड़ा बहुत आप जानते हैं, उसके लिए ही। बाकी जो नए लोग हो वो भी देखें, और चीज़ों को याद करने, मेमोराइज करने में बहुत हेल्प होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप बार बार देखते हैं तो याद होती है। तो मैं शुरू करता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है, आप देखिए, पढ़िए। लिखा गया है इसमें, पहला क्वेश्चन में है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मतलब कितने वर्ष का कोई बंदा रहेगा जो क्या बन जाएगा, आपका राज्यसभा का सदस्य बन जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने, एक बार पढ़िए, उसके बाद से आप इसको थोड़ा सा बताइए, उसके बाद से मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो आपका दिया है 35 साल। 35 साल तो बिल्कुल नहीं है। 25 साल बिल्कुल नहीं है। तो ये 30 साल बिल्कुल है। तो आप जान जाइए कि 30 साल का कोई बंदा रहेगा तो वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य रहेगा आयु के आधार पे। तो राज्यसभा क्या होती है और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो राज्यसभा के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। राज्यसभा, पहली बात तो ये जानिए, इसे बोलते हैं अस्थाई सदन। अस्थाई सदन है। ये अनुच्छेद 80 में है। ये अनुच्छेद आपके 80 में बताया गया है राज्यसभा के बारे में। ये अस्थाई सदन है, ये भंग नहीं होती है। ये भंग नहीं होती है। इसके कुल मेंबर जो होते हैं, इसके कुल मेंबर जो हैं आपके 250 होते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 मेंबर हैं। और जिसमें 245 मेंबरों में आपके जो आंग्ल भारतीय होते हैं, आंग्ल भारतीय जाते होंगे आप लोग, आंग्ल भारतीय नहीं, इसमें तो आंग्ल भारतीय नहीं आते हैं। ये कला और साहित्य के 5 ऐसे विशेष क्षेत्र हैं, उनसे ये भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उन्हें मनोनीत करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनीत होते हैं, होते हैं। तो 12 सदस्य जो होते हैं आपके 245 में वर्तमान में है। ये क्या, जैसे कि आपकी ये वर्तमान की सीट बता रही है किसकी, राज्यसभा में। आपसे पूछेगा कोई कि राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो आप बताएंगे 245 सीटें हैं। और कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और इसमें कुल मेंबर कितने होते हैं, 250 मेंबर होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें कितने सदस्य होंगे, अगर 45 में से आप 12 घटाएंगे तो आपको वो बताएंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों की संख्या आ जाएगी। तो घटा सकते हैं, आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 और 4 में से 1 जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 और उसके बाद से आ जाएगा 2। तो आप बोल सकते हैं कि लोकसभा के कोर मेंबर जो होते हैं, जो अप्रत्यक्ष तौर पे निर्वाचित होते हैं, वो कितनी संख्या उनकी है, 33 है। तो राज्यसभा के बारे में आप लोग मेरे ख्याल से इतना जान गए होंगे। हाँ, अगर लोकसभा के बारे में जानना है तो आपको ये भी जान लीजिए, लोकसभा के साथ में थोड़ा सा राज्यसभा के साथ में लोकसभा तो अच्छा ही लगता होगा। तो ये थोड़ा सा लोकसभा के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। हाँ जी, हाँ, तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं लोकसभा के भी बारे में। लोकसभा क्या होता है लोकसभा, कि ये वो तो 80 में था, ये किस में है, ये अनुच्छेद आपके 81 में दिया गया है। और लोकसभा में कुल कितने मेंबर हैं आपके, देखिए लोकसभा में 550 मेंबर हैं। 550 मेंबरों की मैक्सिमम सीट होती है। प्लस इसमें क्या थे, 2 आंग्ल भारतीय इसमें थे, उसमें नहीं थे आंग्ल भारतीय। इसमें क्या है, आंग्ल
भारतीय, जो कि अब इसे क्या किया गया है, हटा दिया गया है। किस आधार पे? 104वें संविधान संशोधन के आधार पर इसको क्या किया गया है, हटा दिया गया है। और कहा गया है कि ये 2 आंग्ल भारतीय जो होते थे अब वो नहीं रहेंगे। ये तकरीबन 2020 में वो हुआ था, अधिनियम आपका आया था 2019 में। 2019 में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में आता है, 2020 में इम्प्लीमेंट किया जाता है और बोला जाता है कि अब जो है आंग्ल भारतीय लोकसभा में नहीं मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। और ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अब देखिए 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आंग्ल भारतीयों को हटाया गया, तो ये अधिकार जो था राष्ट्रपति के पास इन्हें मनोनीत करने का, वो किस अनुच्छेद से है? तो आप जानते होंगे 331 आर्टिकल जो है 331 के माध्यम से राष्ट्रपति जो हुआ करते थे इन 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते थे। तो मेरे ख्याल से लोकसभा के बारे में भी जान लीजिए, राज्यसभा के बारे में। हाँ, तो लोकसभा में अब कितनी सीटें होती हैं ये भी थोड़ा सा जान लीजिए अच्छे से। वैसे तो मैं लोकसभा जब पढ़ाऊंगा तो बेहतर तरीके से समझाऊंगा, लेकिन फिर भी आप इसको जानिए कि लोकसभा में जो मैक्सिमम सीटें होती हैं, देखिए बंटवारा किया गया था इसमें तकरीबन 530 + 20 करके, मतलब कि ये 530 सीटें आपके राज्यों से होंगी और 20 सीटें कहाँ से होंगी, आपके वो संघ राज्यों से होंगी। आप ऐसे जान लीजिए थोड़ा सा। वैसे मतलब कि ये संक्षेप में एक ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, ये क्या है आपके संघ राज्यों से। तो मतलब कि 20 सदस्य कहाँ से आएंगे, आपके संघ राज्यों से आएंगे, और राज्यों से कितने आएंगे, 530। इसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं। कैसे कैसे हुए हैं? तो वर्तमान में 543 मेंबर हैं। वर्तमान में अगर पूछे आपसे लोकसभा में कितने मेंबर हैं, 543 मेंबर ही हैं। ये याद रखिएगा, कैसे 543 से 550 से ये हुआ है। मैं नेक्स्ट टाइम में एक्सप्लेन करके राज्यसभा या लोकसभा जब पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करना ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, आपका अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने के लिए अधिकार प्रदान करता है या अधिकार से संबंधित है? इस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपको भी पता होगा। बहुत आसान क्वेश्चन तो है नहीं कि मतलब देखते ही टिक मार देंगे। आपको भी पता होगा स्वतंत्रता का अधिकार 19 में दिया गया है, ये सबको पता है 19। लेकिन 19 के 6 सेशन दिए जाते हैं। 19 के 6 सेक्शन हैं, आपके 6 पार्ट हैं, 6 वर्गों में विभाजित किया गया 19 को। तो ये बहुत ज़्यादा भूल जाता है कि कौन सा कौन है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक याद करने का सबसे मस्त तरीका फाड़ू तरीका है, कभी भूलेंगे नहीं है। तो देखिए आपके 19 के फर्स्ट में कहा गया है, 19 के फर्स्ट में कहा गया है आपको भाषण या बोलना या विचार अभिव्यक्ति, मतलब आपको भाषण या विचार देने की अभिव्यक्ति होगी, स्वतंत्रता होगी। अच्छा देखिए, आप अगर भाषण देते हैं, अपने विचार को व्यक्त करते हैं, किस टाइप की बातें करते हैं, तो लोग आपके पास आएंगे। लोग आपके पास क्या करेंगे, आते हैं। ठीक है, तो लोग आपके पास आते हैं, उसके बाद से आप क्या बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं। और वो संघ बनती है तो संघ बनेगी तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, संघ बनाने के लिए क्या करते हैं, आप इधर उधर जाके घूमते हैं। जब घूमते हैं तो आपको क्या पड़ती है, रहने की आवश्यकता पड़ती है, तो रहेंगे। उसके बाद से आपको क्या पड़ती है आवश्यकता, आपको कहीं से मतलब कि कुछ हथियार कह रहा हूँ, हथियार बनाने की स्वतंत्रता नहीं है कि कुछ आजीविका चलाने के लिए आपके पास कुछ साधन होने चाहिए। तो सबसे पहले ये जानिए कि आपके 19 के 2 में क्या कहा गया है। देखिए पहला तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, 19 का 1 भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और उसके बाद से आपका शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने के लिए वो बताता है सेकंड वाला। तो आपका सेकंड वाला जो है
शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र। देखिए, जब आप भाषण देते हैं, जब आप क्या होते हैं, मान लीजिए आप हैं और क्या कर रहे हैं, आप दे रहे हैं भाषण, ठीक है, आप भाषण देते हैं लोगों को, तो लोग क्या करते हैं, आप यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो लोग जब इकट्ठा होते हैं, एकत्र हो जाते हैं, समझ लीजिए। तो आप देखिए, भाषण दिए हैं, लोग क्या हो गए हैं, एकत्र हो गए हैं। अब आपको आपकी बातें सुन के लोगों को अच्छा लगा, तो क्या बना लेंगे आप, संघ बना लेंगे, एक यूनियन बना लेंगे। जैसे मान लीजिए आप ये लोग आए हैं, आपकी बातें सुन के उनको अच्छा लगा, तो आप बोलिए ठीक, आपकी बातें से सहमत हैं, हम क्या बना लेते हैं, एक संघ बना लेते हैं। संघ बनाने से संबंधी समझ जाइएगा। अब आइए, अब देखिए, जैसा कि मान लीजिए भाषण दिए और लोग इकट्ठे हो गए, फिर आपका संघ बन गया। अब ये संघ क्या करेगा, ये लोग क्या करेंगे, चलिए संघ बन गया है, चलिए इधर उधर हम लोग क्या करते हैं, घूम घूम के अपनी बातों को रखते हैं। तो क्या करेंगे, ये लोग विचरण करेंगे। क्या करेंगे, आपका विचरण, इसी को बोलते हैं घूमना, मतलब कि अबाध रूप से ये भारत में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता को प्रदान करता है, ये संघ बनाने का। और ये देखिए, अब ये लोग जब जाएंगे इधर उधर घूमने जाएंगे, तो अब ये बताइए, मान लीजिए घूमने से तो काम चलेगा नहीं, तो ये लोगों को क्या करना है कि कुछ न कुछ तो पैसा इनकम होना चाहिए, है कि नहीं। तो क्या करना है, इन लोग का पैसा इनकम, उसके बाद से ये लोग कहीं रहेंगे भी, तो ये लोग कहीं रहने के लिए भी तो इन लोगों को चाहिए कुछ। अब देखिए क्या है कि इन्हें क्या करना है, अबाध रूप से निवास। अच्छा जी, ये बताइए, अबाध रूप से निवास मतलब इसका कहने का मतलब है कि बिना रोक टोक के, मान लीजिए आप एमपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में आके निवास करना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं अबाध रूप से कहीं भी निवास कर सकते हैं। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर जो है अपवाद में रहा करता था, वो भी शायद, मतलब शायद क्या है, कंफर्म हट गया 370 के माध्यम से। आप जम्मू कश्मीर में ज़मीन लेके जाके वहाँ निवासी बन सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आप रहेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, आपको मतलब कि अब रहने के लिए, खाने के लिए कुछ चाहिए नहीं चाहिए आपको, तो खाने के लिए क्या होगा आपके यहाँ कि आपको क्या करना है कि बिना किसी ऐसे चीज़ का, मतलब कि जो समाज से पैसा आप कमा सकते हैं, अब आप रूप से किसी भी काम को करने का अधिकार रहेगा आपको, जिससे आपको पैसा हो। लेकिन उसमें ये कंडीशन दिया गया है कि आप ऐसा कोई संस्था का निर्माण नहीं करेंगे जिससे क्या हो कि आप देश की सीमा को दिक्कत करे। पेशा मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि आप पैसा कमाने के लिए कोई ऐसा पेशा चूज करेंगे जो मतलब कि संवैधानिक तौर पे ठीक ठाक हो, स्वतंत्रता हो, मतलब उसमें आपकी, लेकिन आपकी स्वतंत्रता से किसी और की स्वतंत्रता बाधित न हो। जैसे पेशा चूज नहीं करेंगे, आपको कार्य या पैसा कमाने का हक दिया जाता है। देखिए जी, इस बात को अच्छे से समझिएगा कि आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है कि मुझे कोई भी पेशा अपने इच्छा के अनुसार चुनना है, मुझे स्वतंत्रता है तो क्या है, मैं कुछ भी चूज़ कर लूँ। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस ये जानना है कि आप ये नहीं कहिएगा मुझे पेशा चुनने का अधिकार है, पैसा कमाने के लिए मैं कोई भी पेशा चूज़ कर सकता हूँ, तो आप कहिए मैं बम बनाऊँगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। तो आप लोग इस तरह से याद कीजिएगा। देखिए, मैं एक बार फिर से रिविज़न मार दे रहा हूँ, कैसे कैसे आपको याद करना है, कभी भी भूलेगा नहीं। देखिए, आपको क्या करना है कि आर्टिकल 19 में दिया गया है स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता आपकी कितनी है तकरीबन, मतलब वो स्वतंत्रता जो है 19 में 6 सेक्शन दिए गए हैं। 6 सेक्शन में क्या है, आपको क्या करना है कि भाषण और विचार व्यक्ति, पहला में अब मैं बोला कि आप क्या किए, आप खड़े हैं, मान लीजिए आपने क्या किया, भाषण दिया, आपने क्या किया, भाषण दिया, तो लोग क्या हो गए, आपकी बात सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र हो गए। शांतिपूर्ण तरीके से मतलब इसमें क्या होता है, आप हथियार लेके नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कि मतलब कि आपको क्या करना है, तो हथियार लेके नहीं आना है। शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने के लिए एकत्र हो गए, आपकी बातें सुन के लोगों को अच्छा लगा, क्या बना लिया आपने,
संघ बना लिया। संघ बना लिए तो क्या करेंगे आप, इधर उधर जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे लोगों के सामने। इसी को बोलते हैं विचरण। घूमने के लिए आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी कि मतलब भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। और अब देखिए, घूमेंगे तो कहीं थकेंगे तो आराम करेंगे ना, तो उसके लिए रहने के लिए, निवास के लिए आपको भारत में आज़ादी है, कहीं भी आप रह सकते हैं। अब उसके बाद से मान लीजिए रहेंगे तो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, पैसा वैसा लगेगा आपके उसके लिए, तो कुछ पैसा वैसा चूज करेंगे, कोई काम करने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। तो ये आपका, ये याद करने का सबसे बेहतर तरीका है मेरे ख्याल से। हाँ, अब देखिए, तो इसमें आपका पूछा गया था क्वेश्चन, बिना हथियार के एकत्र होने के लिए अधिकार संबंधित है, तो आपका कौन है, एकत्र होने वाली बात कही गई है किसमें, बी में। तो यहाँ पे कहा गया है बी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तो आप बताइएगा मुझे, ये चीज़ है। हाँ, अब देखिए, भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये देखिए, करंट के साथ मिक्स करके क्वेश्चन पूछना है, मतलब ये करंट नहीं बोल सकते हैं कि जो सूचना का अधिकार है 2005 जानते ही हैं आप लोग। तो ये किस सरकार ने आपको कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल का आवरण किया है। तो क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोग, आंसर बताइए। हाँ, तो इसका आंसर आपका है, बताइए, राइट आंसर राजस्थान। तो राजस्थान गवर्नमेंट ये है कि जो आपकी सूचना पोर्टल क्या की है, लॉन्च की है। ठीक है, कैसे करने के लिए, ये सूचना अधिकार पोर्टल के बारे में जब भी आएगा, सूचना अधिकार पोर्टल, जन सूचना अधिकार पोर्टल के बारे में, तो आप राजस्थान टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, क्वेश्चन बताइए आप लोग, सोचिए। जी हाँ, इसका आंसर है 124 के तहत भारत में ये बताया गया था, भारत में क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, इस टाइप की बातें बताई गई थी। देखिए, भारत में जो है, अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो एक छोटे सा खाका देख लीजिए आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायपालिका है, तो भारत में एक ही वो जो है वो दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है, इसी को बोलते हैं दिल्ली में। तो इसको मैं एक ग्राफ के माध्यम से बता देता हूँ आपको। देखिए, ये होता है सुप्रीम कोर्ट, इसी को सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, एससी भी बोल देते हैं। उसके बाद से हाई कोर्ट आ जाता है आपका। देखिए, इसकी संख्या, सुप्रीम कोर्ट की संख्या 1 है और इसकी संख्या क्या हो गई है, 25 हो गई है। पहले 24 थी, और जो अमरावती है तेलंगाना का बनने की वजह से क्या हो गया, हाई कोर्ट की संख्या कितनी हो गई है, 25 हो गई है। और इसके बाद से ये हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट की संख्या लगभग 25 है। और आपके हाई कोर्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, उच्चतम न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये है, 25 ये है। और इसके बाद से आपके हैं अधीनस्थ न्यायालय। देखिए, तो हम लोग ये जाने हैं कि भारत में जो न्यायपालिका है वो 3 श्रेणियों में विभक्त है। फर्स्ट में आपका कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, और सेकंड में क्या है, आपकी उच्च न्यायालय है, उसके बाद से अधीनस्थ न्यायालय है। जो आप बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर उपभोक्ता फोरम, वो सब अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत में आते हैं। तो चलिए इतना समझ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
हाँ, पेन का कलर चेंज कर लूँ, मोटा चल रहा है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। चलिए, राष्ट्रपति का चुनाव आपका किसके माध्यम से होता है? ये क्षमादान से है। ये क्या है? क्षमादान से है। ये क्या है? ये आपके राष्ट्रपति महोदय शपथ लेते हैं, इसके माध्यम से है। अब बचा है ये और ये, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ये आपका है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, चीज़ें जो है धीरे धीरे आपको पता चलेंगी और आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाइए। धीरे धीरे आपके पास एक डेटा हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा रहेगा, और वो आपके संविधान में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा संविधान के क्वेश्चनों को हल करने में। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड है, धीरे धीरे डेवलपमेंट करेगा। आप इसी तरह से बने रहिए और सुनते रहिए, समझते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण कौन करता है? देखिए क्वेश्चन बड़ा है। ये आपका यूपीएसआई 2021 के 12 नवंबर के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो अब देखिए जो है, जब भी आप देखिएगा, इसको याद करने का तरीका जान लीजिए। जब भी भूमि अधिग्रहण की बात हो और पुनर्स्थापन की बात हो, ठीक है, वहाँ पे बाजार मूल्य के आकलन जैसी बातें हों, तो आपके जो रहते हैं समाहर्ता जिलाधिकारी महोदय यही करते हैं। क्वेश्चन बड़ा था, आप ऐसे ही याद करना पड़ेगा भाई, ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे अच्छा क्वेश्चन, संविधान का फेमस क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो आपको ये बताना है किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था। आपको बताना है कि इसमें से कौन से। तो ये जान लीजिए पहले, 6 से 14 वर्ष के लिए 86वां संविधान शोधन था। 86वां आपका संविधान संशोधन था। इसके माध्यम से 6 से 14, अब जब भी देखिएगा 6 से 14 है तो याद करने का ट्रिक याद लीजिए, आपका 8 6 कितना होता है? 8 6 14 होता है। तो याद कर लीजिएगा 6 से 14 जोड़ लीजिएगा। ये ट्रिक है, ये मतलब फार्मूला नहीं है, इसे याद करने का तरीका है। तो 86वां संविधान शोधन 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बनाई गई थी। अब देखिए इसमें क्या गया था, आपके मौलिक अधिकार में 21A ऐड किया गया था और आपके नीति निर्देशक तत्व में 45 में ये बात बताई गई है, और यहाँ तक कि मौलिक कर्तव्य 51A में भी इसका जिक्र किया गया है। तो देख लीजिए कितनी बड़ी योजना है, कितना अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया है। ये आपके मौलिक अधिकार में ऐड हैं, ये आपके मौलिक अधिकार में बातें बताई गई हैं, और ये आपके नीति निर्देशक सिद्धांत में बताई गई हैं, और ये आपके मूल कर्तव्य में बताई गई हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो इसमें से कौन सा आंसर है? 86वां संविधान संशोधन कब आया था? 2002 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ जी, अब देखिए
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? उत्तर प्रदेश अधिनियम, देखिए उत्तर प्रदेश अधिनियम अधिनियमित किया गया था, कब किया गया था? जरा सोचिए और बताइए। और जो है आपका इसका आंसर कौन सा है इसमें से? ये है 2000, 9 नवंबर 2000 को आपका उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आया था। और ये क्यों आया था? ये यूपी से क्या किया गया था? उत्तराखंड बनाया गया था। यूके उत्तराखंड समझिएगा, उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य बनाया गया है। पहले उत्तराखंड यूपी का भाग हुआ करता था। तकरीबन 2000 के पहले क्या हुआ था? ये उत्तराखंड यूपी का ही एक पार्ट हुआ करता था, भाग हुआ करता था। हुआ क्या कि 2000 में 9 नवंबर 2000 में एक अधिनियम आया, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। इसके माध्यम से क्या किया गया? आपके उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल नाम से उत्तराखंड, अब उत्तराखंड कहते हैं, पहले उसको उत्तरांचल कहते थे, वो कर दिया गया 9 नवंबर। उतने समय गवर्नमेंट कौन थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में समय चल रही थी। ये पता, ये भी क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ जी, अब यह है कि आपका भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो हाँ, तो बच्चों भारतीय संविधान का कौन सा ये अनुच्छेद है जिसके माध्यम से आपातकाल लगाया जाता है? इस बारे में जानिए, इस बारे में बताइए। देखिए जो आपातकाल है, वैसे आपातकाल के बारे में जान लीजिए। भारत में 3 तरह के आपातकाल होते हैं, और एक होता है 352 के थ्रू, एक होता है 356 के थ्रू, एक होता है आपका 360 के थ्रू। जी, 352, 356, 360, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, इसे बोलते हैं राष्ट्रपति आपातकाल, और इसे बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक लगा नहीं है। वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा है। तो आप बोलेंगे ये है आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा है। ये आपका है राष्ट्रपति आपातकाल। ये भारत में बहुत बार लगा है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के बहुत बार लगे हुए हैं। तो अभी क्या है आपका? ये आपका है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, समझ जाइए। तो 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति आपात है, वित्तीय आपात है। ये एक बार भी नहीं लगा, ये 3 बार लगा है, ये बहुत बार लगा है। तो आपातकाल के संबंध में क्या होता है? आपकी शक्तियां जो है 20 व 21 को छोड़ के सभी मौलिक अधिकार भी खत्म कर दिए जाते हैं। और आप क्या इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा अनुच्छेद? अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल से, तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल वही पढ़ा ही दिया, उसके बाद से आप टिक कर दीजिए, ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? तो आप क्वेश्चन बताइए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसमें से कौन सा आंसर होगा? आपको ये जगह सोचना है। राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त किसे है? हाँ जी, देखिए ये बहुत ट्रिकी मस्त क्वेश्चन है ये, और बहुत लोग गलती करते हैं, तो आज से आप गलती मत कीजिएगा। देखिए राज्य मानव आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति कोई और करता है,
नियुक्ति कोई और करता है और पदच्युत जो करते हैं, जिसे बोलते हैं हटाने का काम कोई और करता है। तो यहीं पे बड़ा दिक्कत होती है बच्चों में। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के पद अध्यक्ष को जब पढ़ते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग, तो लगते हैं डायरेक्टली राज्यपाल मार देते हैं, जो कि क्या है, ये बिल्कुल गलत है। इन्हें नियुक्त करने का अधिकार होता है। इन्हें क्या होता है, ये नियुक्त करने का अधिकार होता है। ये क्या करते हैं, ये नियुक्त करते हैं। तो आप पूछेगा आपसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या उनको नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है, तो आप बोलेंगे राज्यपाल के पास होता है। और हटाने का अधिकार किसके पास होता है, आपके राष्ट्रपति को होता है। तो आपके ऑप्शन में दिया गया है फोर्थ ऑप्शन, राष्ट्रपति को क्या होता है, हटाने का अधिकार होता है। गर्मी से भीगा हुआ है। हाँ, अभी क्या हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तहसीलदार के पास कैसी शक्ति होती है, तहसीलदार के पास कैसी शक्ति होती है बताइए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा पॉलिटिकल साइंस का कोर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा मूल विधि टाइप का ही मानिए आप लोग। इसका मैं आंसर बता ही देता हूँ आपको, क्योंकि तहसीलदार के पास किसी शक्ति होती है। देखिए संबंधित गांव की अंगल कहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अंगल कहानी के अनुसार उगाई गई हैं और अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग, सभी मामलों का निरीक्षण करना। ये सब काम भाई तहसीलदारी करता है। तहसील का जो मतलब स्थानीय हासिल करना है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक क्वेश्चन है, मुझे लगा लाना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो ये ऑप्शन इसका क्या था, ये तीनों के तीनों लोग, तीनों की तीनों बातें तहसीलदार के अंदर में आती हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या, हाँ जी 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पढ़िएगा आप लोग, टाइपिंग एरर है ये। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, अच्छा ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से यहाँ कर दीजिएगा कि नियुक्ति कौन करता है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पे नियुक्ति लिख देता है, यहाँ नियुक्ति कौन करता है। जी हाँ, तो अब देखिए राज्य लोक सेवा आयोग, यह संवैधानिक निकाय है, आपको पता होगा, यह संवैधानिक निकाय है राज्य लोक सेवा आयोग। और इनकी नियुक्ति का प्रावधान जो दिया गया है 316 में दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे जी। केंद्र कार्मिक लोक निवास शिकायत बिल्कुल नहीं कर रहेंगे जी। भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं, राज्यपाल कर सकते हैं, कौन करते हैं, देखिए नियुक्ति का काम कौन करेगा, भारत के राज्यपाल करेंगे। हटाने का काम कौन करता है, सेम कंडीशन वही वाला जो पढ़े अभी को, हटाने वाला कौन काम करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। नियुक्ति वाला कौन करेगा, आपके राज्यपाल करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ जी, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च होता है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्च है, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है कि भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं कि प्रधानमंत्री सर्वोच्च हैं, संविधान सर्वोच्च है। लग तो सभी सर्वोच्च रहे हैं भाई। अभी क्या करना है, आप ये जानो कौन सर्वोच्च है इसमें। अब देखो ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय नहीं होता है, ये भी उच्च होता है, ये भी उच्च होता है, ये उच्च। लेकिन अगर देखे जाए संविधान दे रखा है ये, तो संविधान सबसे सर्वोच्च है। संविधान क्या है इसमें, सबसे सर्वोच्च है। तो आपका क्वेश्चन कौन सा होगा, सर्वोच्च कौन होगा, संविधान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2011 के 97वें
संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? कौन सा जोड़ा गया था? ये बताइए कौन सा जोड़ा गया था इसमें आप लोग? कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। 9 भाग 9B में कहा गया ये बात। भाग 9B में कहा गया है कि सहकारी समितियों को क्या करेंगे हम लोग? बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? देखिए, विशेषाधिकार का अभाव किस में लग रहा है? विशेषाधिकार का भाव मतलब कि आप बोल सकते हैं कि आप क्या हैं, इसमें विशेष नहीं है, इस टाइप की बात। मतलब विशेषाधिकार का अभाव लिखा है, मतलब कि आप क्या हैं? विशेष नहीं हैं, इस टाइप की बात किस अर्थ से, किस शब्द से प्रस्तुत होती है या प्रकट होती है? देखिए, बंधुता से होता है भाईचारा। स्वतंत्रता मतलब कि आप स्वतंत्र हैं। संप्रभुता मतलब एक ऐसा प्राधिकार जिसके लिए आप आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र अधिकारों के बारे में है। तो यही बसता है आपका समानता। समानता ये बताता है कि आप विशेष नहीं हैं, सबके समान हैं और विशेष खास नहीं हैं आप किसी और के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए 15 क्वेश्चन। किस के मामले, यहाँ पे डॉट डॉट है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6-5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने के लिए अधिकार है? देखिए क्या कहेंगे, मौलिक अधिकार को समाप्त या सीमित करने का अधिकार है, किस मार्ग में है? ये देखिए सब बनाम है, सभी बनाम इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसको देख लीजिए। अभी होता क्या है आपका कि सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य और केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ। तो इसमें से क्या है, कौन सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए, या फिर इसका आंसर क्या होगा? देखिए, मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने के लिए कौन सा क्या गया? देखिए, सीमित करने वाली बात जो रहेगी आपकी कौन सी होगी बताइए? देखिए, जितने भी मामले लिखे गए हैं ना, वो सभी लगभग मौलिक अधिकारों और उनके संरचनाओं के बारे में ही कहे गए हैं। तो पहला आता है आपका सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ये तकरीबन इसने इस मैटर में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि देखिए आपको मतलब किसको, सर्वोच्च न्यायालय को यह निर्देश दिया था कि विधायिका बोले तो संसद जो है किसी भी मामले में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। मतलब कि अबाध रूप से संशोधन करने का पूरा क्या कर दिया भैया, जितना भी मन करे उतना संशोधन आप कर लो। किस में कहा गया? ये सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में। देखिए, याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ साथ में। संसद को संशोधन करने का अधिकार है, अबाध रूप से धड़ल्ले से आप जो मन जी वो संशोधन कर लो। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है, ये क्या कहते हैं? देखिए संशोधन तो ठीक है भाई, आप संशोधन कर लो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान दो कि आपका जो मूल संरचना है वो बदलनी नहीं चाहिए।
आप संशोधन करना है करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन क्या करो कि मूल संरचना आपकी क्या होनी चाहिए, वो संविधान की जो मूल संरचना है, जो उसका मोशन है कहने का, जो मोटो है उसका कहने का संविधान का, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। ये बताते हैं आप केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। तो केशव वाला समझ लीजिएगा कि मूल संरचना से है। और ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में ये बात बताई गई है कि मतलब कि सीमित करने के लिए कहा गया है। मतलब ये बोला गया है कि आपका गोलकनाथ में कहा गया है कि जो संसद है उसको संशोधन करने का जो अधिकार है वो क्या किया गया है, सीमित किया गया है। मतलब कि आप धल्ले से नहीं करोगे, क्या करना है, सोच समझ के करोगे और थोड़ा ध्यान से करोगे, थोड़ा कम करोगे। जिससे मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने का अधिकार दिया गया है। मतलब इस तरह की बात कही गई थी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। शंकरी प्रसाद में भी यही बातें कही गई थी। उसमें ये बताई गई थी कि आप क्या करो, संशोधन कर सकते हो, इस टाइप की बात बताई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? देखिए, ये संवैधानिक प्रावधान कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका पंचायती राज और नगर पालिका, पंचायती राज और नगर पालिका दोनों से, नगर पंचायतें बोलिए, नगर पालिका बोलिए, नगरीय शासन बोलिए, एक रुक जाएगा। तो बताइए आप, इसमें कहा गया है शहरी स्थानीय शासन, तो ये नगर पालिका से संबंधित है, नगरीय शासन से संबंधित है। तो जैसा कि ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते ही होंगे, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। देखिए, 73वां क्या था, वो नगर पंचायतों से था, और 74वां क्या था, आपके नगर पालिका से था। मतलब कि नगर पालिका से 74वां संविधान संशोधन था, और ये आपका 73वां, ये आपके पंचायतों से संबंधित था। तो हाँ, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत जान लीजिए जी। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था आपका, इसमें ये बताया गया था, पहले क्या था, तकरीबन 525 सीटें हुआ करती थी लोकसभा में। आपके लोकसभा में 525 सीटें हुआ करती थी, और उसको या 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से क्या किया गया, 550 कर दिया गया। और क्या हुआ कि और जो आपके संघ राज्यों से 25 सीटें हुआ करती थी, उन्हें क्या कर दिया गया, 20 सीटें कर दिया गया। मतलब कि संघ राज्यों से आपके लोकसभा में पहले क्या होते थे, 25 लोग होते थे, अभी क्या कर दिया गया है, कितने लोग होंगे लोकसभा में संघ राज्यों से, वो 20 ही लोग होंगे। ये बात बताई गई थी 31वां संविधान संशोधन में कहा गया था। 44वां संविधान संशोधन के बारे में जानते ही होंगे, संपत्ति का अधिकार था, इस टाइप का मैटर था। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये 78 होना चाहिए, ठीक। हाँ, 91वां संविधान संशोधन जो है आपका, इसके बारे में जान लीजिए। 91वां संविधान संशोधन जो है आपका, इसमें मिजोरम है और त्रिपुरा है, नागालैंड है और अरुणाचल, ये त्रिपुरा नहीं है, एक मिनट, मिजोरम हो गया आपका, नागालैंड हो गया आपका नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया और मेघालय हो गया।
मेघालय और आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। समझ जाना सब लोग। तो इसमें क्या होता था, इसमें बोला गया कि इसमें आपकी एसटी की आरक्षित सीटें जो है लोकसभा में, इसके बारे में संशोधन किया गया, उसमें बढ़ाया गया, बढ़ावा दिया गया। इस टाइप की बात कहेगा तो आप समझ जाइएगा कि नाम था नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जैसे राज्यों में अनुसूचित जातियों की सीटों से आवंटित संबंधित है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो मतलब आपका इतना ही क्वेश्चन था, इतना क्वेश्चन था आपका और हमने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में और एनर्जी के साथ मिलेंगे आपसे, और हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं प्रीवियस ईयर का, जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, सभी क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे धीरे धीरे करते जाएंगे। तो क्या होगा, इससे एक समय आएगा आपके पास क्वेश्चनों का बहुत ज़्यादा भंडार हो जाएगा। जैसा कि आप देखे होंगे कि तकरीबन 16-17 क्वेश्चन थे संविधान के, सब ए लेवल के क्वेश्चन थे। यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद क्लास।